नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की करेंगे, बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की होगी, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियां अब बंटनी शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर सत्ता में आई तो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कई ऐसी योजना बना रही है कि आगे आने वाले समय में बताया जा सके कि आपको मुफ्त में यह सब चीज मिलेगा। फिलहाल ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, जनता आखिर इससे कितना आकर्षित होगी, क्योंकि बिहार की सियासत की अगर बात करें तो बिहार की सियासत में ये सब कुछ हमने देखा है और विपक्षी पार्टी के मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली रणनीति काम नहीं आ पाई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुणेश साहब हैं, डॉक्टर अरुणेश सर, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर अरुणेश साहब आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब है मेरे साथ। राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अकील अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं राम जी, उसके बाद अरुणेश साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ हैं। क्या आपको लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से ये पार्टियां जीतने की कगार पर एक बार फिर से होंगी? क्योंकि विपक्षी पार्टी का हाल जो बिहार के अंदर हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश में भी आपको लगता है? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि आप मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से ज्यादा अच्छा है कि रोजगार के अवसर पैदा करिए। फिलहाल सर, एक सवाल आपसे ले रहा हूं, तो इसमें मेरे को एक मुहावरा सा याद आ रहा है, वो भी दरअसल बोल देता हूं, फिर आप इस बात को पूरा करिएगा। क्योंकि सर मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने एक चीज कही थी कि आप एक व्यक्ति को एक मछली खिलाने से बेहतर है कि आप उसे मछली पकड़ना सिखा दें। और अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि उसे मछली पकड़ना आ जाएगा, तो वो भोजन रोज खा सकेगा। राम जी, मेरा सवाल वाजिब है? आपका कहना बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का यह नैतिक दायित्व है कि वो जनता की सेवा, उनकी समस्याएं और उनके निदान सुझाएं, रचनात्मक ढंग से सुझाएं। केवल एक अस्थायी रूप से रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतने की परंपरा अगर ये माना जाए तो जमाने में देखिए, चुनाव के रात के समय जो है, जब वोट डलने होते थे, अभी भी कुछ जगह होता है, दारू बांटी जाती थी, पैसे बांटे जाते थे, कुछ उनको प्रलोभन दिया जाता था। तो चुनाव में ठेकेदार हुआ करते हैं। हर गांव में अगर लोग जो हैं अपना एक गुट बना लेते थे, जमींदारी बना लेते थे, अधिकार बना देते थे, और ये देखा जाता था कि इसके पास कितने वोट हैं, इसके पास 200 वोट हैं, उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाते थे। चुनाव बहुत खर्चीला है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब चीजें नहीं होंगी, लेकिन हाँ, कानून की दृष्टि से ये सब प्रतिबंधित है। वैसे देखा जाए तो कानून की दृष्टि से एक कानून और जरूर हमको बनाना चाहिए था कि चुनाव में जिस तरह से योजना में जो रेवड़ियां बांटेगी उसको रिश्वत माना जाएगा और उसके हिसाब से जो है उसको दंड दिया जाएगा। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता, केवल हिंदुस्तान में होता है। इस तरह की चुनावी रेवड़ियां बांटने की परंपरा है। और यहाँ जो चलिए ठीक है राम जी, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अरुणेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए, आप तीनों की अगर बात करूं तो वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, अकील अहमद साहब वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप बिहार से आते हैं, राम जी एमपी से आते हैं, और तीनों जगह हमने ये स्थिति देखी है। लेकिन आपसे जो मैं सवाल लूंगा वो कहीं ना कहीं बहुत अहम होगा, क्योंकि बिहार में जो इस वक्त हमने देखा है, तेजस्वी यादव की सरकारी नौकरी का वादा हो या मुफ्त की रेवड़ी हो, वो चल नहीं पाया। समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटना शुरू कर चुकी है। आपको लगता है कि कुछ काम आ पाएगा? क्योंकि बिहार में जो तस्वीर हमने देखी है, ठीक वैसी तस्वीर अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। अरुणेश जी। जी, देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं बिहार से नहीं, मूलतः यूपी से भी हूं, लेकिन मैं अपने आप को भारतवासी मानता हूं कि मैं भारत का हूं। मुझे किसी प्रदेश के नाम न दिखाई देते न सुनाई देते। एक डायलॉग है ना शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया का। खैर, जोक से पार्ट, ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये बात कही है। तो अब आपका जो मुख्य सवाल है, मैं उसके जवाब पे आ जाता हूं। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो फ्री बीज है, रेबड़ी, जो फ्री की रेबड़ी है ना, ये आज की समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे देश में जब पहले 1951 में चुनाव हुए थे,
तो तब कुछ कम लेवल पे था। मतलब इसका रूप और स्वरूप तो बदलता रहा है, लेकिन पिछले जी 70 सालों की अगर आप पॉलिटिकल स्टडी करें, खास तौर पर चुनावों की, चाहे वो विधानसभा हो, राज्य विधानसभा के चुनाव हो या केंद्र के लोकसभा के चुनाव हो, और कोई भी एक्स वाई जेड पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, सब ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अपने राजनीतिक समीकरणों के अनुसार, अपने अपने जाति आधारित वोट को पा जाने के उम्मीद के अनुसार रेवड़ियां बांटी हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर बड़ा एग्जांपल मैं दूं इस मामले में, तो खुद दिल्ली है। जी दिल्ली की जो सरकार बनी पहली बार, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, आप खुद देखिए कि 70 में 67 सीटें जीतना अपने आप में बड़ी बात थी। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से वो रेवड़ी के कारण ही जीते, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अन्ना के आंदोलन का भी रोल था, और लोगों को भी लग रहा था कि हमें कोई दूसरा विकल्प चाहिए। हम पार्टी ए, कांग्रेस, पार्टी बी, बीजेपी, इन सब को भ्रष्टाचार चुके हैं। तो मैं खैर दिल्ली से वापस यूपी आता हूं, और जो अभी अखिलेश यादव ने ये कहा है कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत 40,000 रुपए सालाना वो महिलाओं को देंगे अगर वो सत्ता पे आएंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल ये उठता है कि क्या वो सत्ता पर आएंगे, वास्तविक आंकड़े क्या कहते हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, धरातल क्या है, क्योंकि बीजेपी को हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी बात, यही सेम उदाहरण आपने वहां बिहार से लिंक कर दिया, तो आपको याद होगा कि जब बिहार में चुनाव होने वाले थे तो नीतीश कुमार जी ने कितने 10,000 रुपए तुरंत ऑन रिकॉर्ड, मतलब कितनी सारी महिलाओं को भेजा था। मैं एक इसके कमेंट जवाब में नहीं, मैं उसी पे आता हूँ। नहीं नहीं, ये मैं अपना स्टेटमेंट पूरा कर दूं, 10 सेकंड दीजिए। उसी के जवाब में फिर तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इतने 1,000 रुपए देंगे। लेकिन क्या तेजस्वी यादव सत्ता में आए? और मुझे लगता है कि बिहार की जनता और यूपी की जनता का जो मूड है वो लगभग एक जैसा है, वो इन सब दिखावे की राजनीति पर या दिखावे के वादों पर नहीं आती है। चलिए ठीक है, मैं अब अकील साहब के पास जाता हूं, लेकिन उससे पहले अरुणेश जी, मुझे जो असाइनमेंट से जानकारी मिली थी उसके लिए मैं माफी, क्योंकि मैंने आपको बिहार का बताया। दूसरा, आप अब मेरे बड़े काम के हो गए हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश की सियासत पे मैं बात करता हूं, तो आपको हम इनवाइट आगे से भी करेंगे। उसके लिए शुक्रिया, आपने आज ज्वाइन किया। अकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए अरुणेश साहब ने भी जो चीजें समझाई हैं, और जो राम जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियों से कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान होता है। लेकिन आपने कई सालों तक रिपोर्टिंग की है, आप अलग अलग एरिया में गए हैं। अब मैं आपसे इस पर सवाल नहीं पूछूंगा, अब मैं आपसे इस पर सवाल पूछूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी जो दावे और वादे कर रही है जमीनी स्तर पर, क्या जनता उससे आकर्षित हो रही है? और क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी इन चीजों से अपनी पैठ बना लेगी इस बार? अकील साहब देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी हमारे साथी लोग जो बता रहे थे कि हर सरकार में आजादी से लेकर अभी तक ये मुफ्त की रेवड़ी जो शब्द भी आया है, तो प्रलोभन का जो कार्य है वो लगातार चलता रहा है। और अभी देश के प्रधानमंत्री जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे 2014 से पहले, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे ऐसे वादे किए गए थे जो जिनको लेकर के आज भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, नौकरियां देने का वादा किया था, बहुत सारी चीजों को देने का वादा किया था। तो कहीं ना कहीं उस वादे को लेकर के ही लोगों को प्रलोभन लेकर के ही सत्ता में आए थे। और वही जो काम पूर्व की सरकारों में हुआ, तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया है। ठीक है, तो इसका भी असर निश्चित तौर पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 40,000 रुपए एक बहुत मोटी रकम होती है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है 40,000 रुपए का। और 40,000 रुपए एक साथ दे देना, इसका प्रलोभन से महिलाओं में और लोगों में काफी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास तो कहीं ना कहीं हुए हैं, क्योंकि चाहे वो वुमेन पावर हेल्पलाइन हो या एम्बुलेंस हो या 100 नंबर पुलिस हो, तो ये सारी चीजें जो है और बहुत सारा चलिए ठीक है, यानी समाजवादी पार्टी महिलाओं में एक पैठ बनाने की कोशिश कर रही है ताकि उनके वोट हासिल किया जा सके। ठीक है, अब मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। हाँ, मैं दोबारा से आऊंगा। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब विपक्ष की बात हो ही गई है तो सीधा सा सवाल है सर, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम किसी से डरते नहीं, डंके की चोट पर पूछते हैं। क्या विपक्षी पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि वो बोल दे कि जो फ्री की रेवड़ियां बांटी गई हैं वो गलत है?
चाहे फिर सत्ता पक्ष की बात करूं, क्योंकि देखिए विपक्ष की हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको भी फ्री की रेवड़ियां बांटनी है। अब आप देखिए ना नकारात्मक परिणाम किस तरीके से होते हैं, आर्थिक बोझ बढ़ता है, राजस्व घाटा होता है। सर इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक की मैंने अरुणेश साहब से जिक्र भी किया, ये तब तमाम चीजें होती हैं, लेकिन बावजूद उसके आप देख आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए, अब कर्नाटक में देखिए कितना बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी है। देहाती भाषा में अगर मैं कहूँ तो गांव में, मैं खुद भी एक गांव को बिलोंग करता हूँ, हकीकत में आम ग्रामीण की जो भावना है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के बीजेपी के लोग हों या समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या किसी भी दल के हों, सब नेताओं के लिए वो सब मालूम है क्या कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। जो गद्दी पर बैठता है वे अपने लोगों का जितने भी गुंडे मवाली हैं उनको संरक्षण देता है, पार्टी के वो लोगों को जो है एजेंसियां बांटता है। ऐसे कई आरोप लगते हैं, लेकिन मतदाता के दिमाग में जो मत देते हुए जिस समय विचार आता है, कौन कौन से मुद्दे, पहला मुद्दा आज की तारीख में आता है वो देश के, दूसरा है प्रगति विकास, तीसरा है जन कल्याण, और इन पर जो उतरता है आज का जो मतदाता है, खासकर 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र का, वो इन मुद्दों पर ही बात करता है। वो जमाना गया जब जाति-पात के ऊपर या अपने किसी भड़काऊ भाषा के ऊपर, जैसे अभी जो है खबर क्या है, सिलेंडर के लिए लाइन लग रही है, एक समय था कहा था नोटबंदी के लिए लाइन लग रही है, तब क्या उसका असर पड़ा था क्या? चुनाव पर नहीं पड़ा। इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा में, राज्यसभा में कह रहे हैं दुनिया के सब देशों में संकट है, हमको मिल के उस स्टाइल से इसको निपटना है जिस स्टाइल से हमने कोरोना निपटा था। तो देखिएगा कई चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती लेकिन समझी जाती हैं। उनमें से एक ये है, जैसे समाजवादी पार्टी के ऊपर एक आरोप अक्सर लगता है, वो तुष्टि की राजनीति करती है। अरे अगर तुष्टि की राजनीति करना है तो हर्ष जी, मैं आपसे कहूंगा टिकट मैं दे दूंगा, अखिलेश जी से कहिए जरा गाजा चले जाएं और वहां पर पैलेस्टीन की हालत देखें। पैलेस्टीन को वेस्ट बैंक में जो इजराइल ऑक्यूपाइड है, वहां पर लोगों को उसी तरह बिहेव किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र के मानव संघ की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे 16वीं-17वीं शताब्दी में अफ्रीकन लोगों को अंग्रेज और स्पेनिश और पुर्तगीज पकड़ के ले जाते थे, उनको गुलाम बनाकर काम करते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके महिलाओं के साथ कुकर्म किया जाता है, उनको नग्न अवस्था में कोड़े मारते हैं और जेल के अंदर जो उनमें अखिलेश यादव को नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा राम जी, ये अखिलेश यादव को नहीं दिखेगा। अरुणेश जी, क्या राम जी की बात से आप सहमत हैं? क्योंकि अगर मैं बात तमाम विपक्षी पार्टी या सत्ता पक्ष की बात करूं, देखिए मेरे दो सवाल आपसे एक रहेंगे। एक तो मैं सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर करता हूं क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा मैं आम जनता का भी जिक्र करता हूं क्योंकि देखिए नगद, मुफ्त बिजली, पानी, राशन की बात जब होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि आम जनता भी अब अवसरवादी ही हो गई है? क्योंकि अगर जो मैंने मछली पकड़ने वाली बात आपको कही थी, क्योंकि आगे आने वाला भविष्य उनके लिए संकट में पड़ सकता है अगर आम जनता ने भी नहीं सोचा तो। अरुणेश जी, देखिए ऐसा है, एक बहुत पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, तो इसका उल्टा भी है मतलब तथा प्रजा यथा राजा, यानी आप ये समझिए, बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि उससे बात क्लियर हो जाएगी। बेरोजगारी की एक शाश्वत समस्या हमारे सरकार में, हमारे समाज में रही है, आज से नहीं रही है, लंबे समय से रही है और हर पार्टी के शासन में रही है। यूपी का ही उदाहरण दे रहा हूं। यूपी में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उससे पहले जो चुनाव होने वाले थे, उसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं को एक टारगेट ऑडियंस के तौर पर दिमाग में रखते हुए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था। और आप इसे फैक्ट चेक कर सकते हैं। अब अमाउंट मुझे याद नहीं है कि 5,000 था या 10,000 था, लेकिन बेरोजगारी भत्ता यूपी में देने का ऐलान जो है मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उससे उनकी सोच क्या थी कि हम भाई इन लोगों को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, इसी बहाने अगर हम इनको 2-4 हजार 5,000 मासिक दे देंगे या वार्षिक दे देंगे तो इनके वोट हमें मिल जाएंगे। अब जरा उस युवा के बारे में सोचिए
जो सच में मेहनती है, ईमानदार है और कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या उसके साथ ये न्याय होगा? क्योंकि आप उसको जॉब नहीं दे रहे हैं, आप उसको रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप उसको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो वहीं पर ऐसे युवाओं में दूसरी कैटेगरी भी है। वो कैटेगरी ये है आलसी युवाओं की। वो कहते हैं कि मेरा घर परिवार आराम से चल रहा है, जमीन है, खेती है, तो बढ़िया नौकरी करने के लिए कौन मगजमारी करे, कौन तैयारी करे, कौन पढ़ाई करे, हमारे 10-15 हजार तो मिल ही रहे हैं बेरोजगारी भत्ता में। तो आपको मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि सरकारों का ध्यान रोजगार पर क्यों नहीं, क्योंकि सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां दे रही है, संविदा आधार पर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय मैं बता दूं आपको, जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, लगभग हर विभाग में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकालते हो। अरे 3 महीने की, 6 महीने की या साल भर के बाद आप उनको बाहर कर देते हो। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि हम आपको कंटिन्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है? जहां पर कार्य करने की अवधि निश्चित है कि ये पुल है, ये फ्लाईओवर है, ये 2 महीने में बन जाएगा, वहां पे तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाल सकते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अकील साहब, मैं आपके पास बस 1 मिनट में आता हूं, क्योंकि अरुणेश जी ने जो बात कही है, राम जी, अगर उसी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि सरकारों की बात अगर अरुणेश जी कर रहे हैं, तो अगर मैं सिर्फ बीजेपी की बात करूं, केंद्र सरकार की बात करूं, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर में जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं आगे आने वाला समय बेहतर हो सकता है? राम जी, देखिए, मैं 1950वीं सदी से मैं सीधा इन चुनाव राजनीतिक दलों की गतिविधियों के संपर्क में हूँ। 60 के दशक में भी देखा, 70 के दशक में भी देखा, पीठासीन अधिकारी भी बना, चुनाव भी कराए। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि राजनीतिक दलों ने ध्रुवीकरण के अलावा एक जो समाज में रेवड़ी के अलावा बहुत सारी चीजें की है। रेवड़ियां तो देखने के लिए हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक महाविद्यालय का मैं प्राचार्य था, वहां एक सरकारी जमीन के ऊपर एक पर एक झोपड़ी बना ली थी, और देखते झोपड़ियां, और उसमें सब किराए से लोगों को रख दिया। वो अपना जो है उल्टा सीधा धंधा करता था। उसका सीधा संबंध 70 रुपये के एक विधायक से था। विधायक को वो पैसा देता था, कमाई उल्टी सीधी करता था। जब मैं आया तो मैंने उसका ऐसा इलाज किया, मैंने सीधा जाकर थाने से पूछा, जिला कलेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा हम हाथ नहीं डाल सकते, ये आदिवासी है, कुछ करेंगे तो हमारे अगेंस्ट वारंट आ जाएगा। लेकिन उसका निकाला था, मैंने उसका टेप रिकॉर्ड करके उसका पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार करके उसको 24 घंटे की मोहलत दी थी, बच्चों को लेकर पहुंचा था, वो मैंने उसका सफाया कर दी। तो हिम्मत करने की जरूरत है। आज ये बिल्कुल सीधे काम करते, उनके जैसे पाल के रखते, गुंडागिर्दी कराते हैं। इन सब का एक ही इलाज, इनका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, और प्रजातंत्र में मुंहतोड़ जवाब देता है मतदान से। और मतदान में इतनी हरकतें कर रहे हैं, मैं इसको हरकत कहूंगा। नहीं, आपने राम जी, हाँ, आपने राम जी बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन जिस मतदाता की आप बात करते हैं, हमें नहीं लगता कि पहले के मतदाताओं में और अब के मतदाताओं में बड़ा फर्क है। अकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करते हैं, तो ग्राउंड जीरो पर आप अभी भी लगातार जाते रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले का मतदाता जो सिर्फ बात करता था मंदिर की, मस्जिद की, आज का मतदाता नौकरी की, शिक्षा की ही बात कर रहा है? क्योंकि हमने जो उत्तर प्रदेश की सियासत देखी है, मुलायम सिंह को तो मुल्ला मुलायम तक कहा जाता था। अब योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो हिंदुओं के सीधी राजनीति करते हैं। तो अब अगर मतदाताओं की बात करें, तो मतदाताओं का क्या परफॉर्मेंस आपको दिखता है कि क्या वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कर रहा है और उस धर्रे से अलग हुआ है जो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है? अकील साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो हर्ष जी हम आपको बता दें कि जनता काफी समय में ऊब जाती है, और जनता भी परिवर्तन चाहती है कहीं ना कहीं। और जहां तक बात है वोटरों की बात है, तो वोटर भी काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी से इस समय ऊब चुके हैं, जिसका परिणाम अभी लोकसभा के पिछले चुनाव में देखने को भी मिला। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जहां लेकिन मैं इस बात से आपकी सहमत अकील साहब इसलिए नहीं करता, मैं आपको टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। देखिए, मैं इस बात से आपकी सहमत इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर आपने लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया,
अगर मैं अभी माफ करिएगा विधानसभा चुनाव की बात करता हूं, बिहार के अंदर हमने देखा कि एनडीए सबसे बड़ी बहुमत के साथ जीती, बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अगर अब बीजेपी से उब चुकी है जनता, तो खास तौर पर क्यों हर एक राज्य में ऐसी सरकार बीजेपी की बन रही है? सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर। आप बंगाल के अंदर देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले मैं पूरा क्लियर कर दूं फिर आपके पास आता हूं। बंगाल के अंदर हम सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, और बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं सर, मैंने सिर्फ सर्वे की बात की, ग्राउंड जीरो पर हम गए, इसलिए मैंने ये बात कही है। ना तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ना तो मैं कोई ज्योतिषाचार्य हूं जो बता रहा हूं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। अखिल साहब अपनी बात को कंटिन्यू करिए, फिर मैं अरुणेश साहब के पास जा रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि ध्रुवीकरण बनाया जाता है, कैसे चुनाव को जीतना है और चुनाव में कैसे वोटरों को डाइवर्ट करना है। पिछली बार भी हमने एक बार बताया था जी कि अगर 100 हम एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं एक मिनट में कि 100 वोटर हैं और 100 वोटरों को 5 जो है प्रत्याशी मैदान में है, और सारे उन 5 प्रत्याशियों को 19 वोट 4 प्रत्याशियों को मिला, और अगर 21 वोट जो है एक बीजेपी के प्रत्याशी को मिल गया, तो कहीं ना कहीं जो 79 जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे, या XYZ कोई भी पार्टी है उसके खिलाफ होंगे, लेकिन जिसको 21 वोट मिलेंगे। अखिल साहब मैं एक बार फिर टोक रहा हूं, मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश की सियासत अरुणेश साहब को भी पता होगी, आपको भी पता होगी, आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, लेकिन फिर भी मुझे उत्तर प्रदेश की सियासत का पता है। अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो आप कई फैक्टर देख सकते हैं, मायावती ओवैसी, कई ऐसे फैक्टर हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें फायदा ही होगा, और इस वक्त जो सर्वे दिखा रहे हैं वो ना कहीं सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक राम जी हैं, वो अपने आधार को बताते हैं, अरुणेश जी अपने आधार को, आप अपने आधार को। अरुणेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब पार्टियों की फटाफट से बात करते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ज्यादा मजबूत है या फिर समाजवादी पार्टी अब आपको कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पीडीए का फॉर्मूला उसका चला, वो उपचुनावों में नहीं चला, इसलिए थोड़ा सा संशय है। देखिए बिल्कुल, बीच में मैं आपके पिछले सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि थोड़ा सा एक फोन आ गया था, तो मैं अपनी वो बात पहले पूरी कर लूं। तो मैं कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम यानी संविदा वाले जो व्यवस्था हमारी सरकारों ने बनाई है उसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बता रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है जहां काम करने की अवधि निश्चित है, जैसे कि कहीं कोई फ्लाईओवर बन रहा है वो 2 महीने में बन जाएगा, तो वहां पर आप संविदा के आधार पर जो है कर्मचारी रख सकते हैं। लेकिन जहां काम करने की अवधि नियमित है यानी लगातार है, जैसे आप स्कूल में हैं, जैसे आप किसी और विभाग में है जहाँ पे कंटिन्यू काम होता रहेगा, तो वहाँ पे संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए और इक्वल वर्क इक्वल पे पर ध्यान देना चाहिए। तो खैर सरकारें तो ऐसा कुछ कर नहीं रही है, उनको तो संविदा में ठेके के मजदूर मिल जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, उनसे काम करवा के इसके बाद उनको बाहर निकाल देते हैं। तो बेरोजगारी का एक ये भी पहलू है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आता हूँ आपके सवाल के जवाब पर। देखिए ऐसा है कि जो पीडीए है वो अखिलेश यादव का फार्मूला तो अच्छा है और उस पर वो मेहनत भी कर रहे हैं, और इसका जब ये आज वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम 40,000 रुपए समाजवादी पेंशन योजना के नाम पर हर गरीब वर्ग की महिलाओं को देंगे। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। तो पहली बात वो गरीब वर्ग की महिलाओं का निर्धारण करेंगे, और दूसरी बात वहां पर ये है कि पीडीए का जो लास्ट वाला ए है ना, उस ए को उन्होंने आधी आबादी बताया, यानी कहीं ना कहीं उनके महिलाओं के वोट बैंक पर उनकी नजर है, इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। जी पी को तो वो पंडित भी बता रहे हैं, वो पी को तो पंडित भी बता रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से वो कहीं कुछ भी फुल फॉर्म बताएं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यूपी में वर्तमान हालात हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए क्राइम पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ। अभी मथुरा की घटना आप देख लीजिए, बनारस के डिग्री कॉलेज में क्या हुआ आप देख लीजिए, तो वो तो खैर होता रहता है, लेकिन उस क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी योगी सरकार की बनती है। और एक बड़ी वजह मैं आपको ये बता दूं कि योगी सरकार के सामने आने वाला जो 2027 का चुनाव है वो अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा एक तो उनकी इंटरनल मैकेनिज्म पर, यानी बीजेपी के जो आला कमान है, आरएसएस के लोग हैं, वहां पर उनको चुनौतियां मिल रही है कि उनको अगली बार सीएम का कैंडिडेट बनाया जाएगा कि नहीं, और दूसरी चुनौती अखिलेश यादव, इन सबको लेकर के हो रही है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी ये तो आने वाला। चलिए ठीक है, विचार अपने अपने हैं, विश्लेषण अपना अपना है। राम जी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अरुणेश साहब की बात से वो थोड़े सहमत हैं। फिर भी मैं भविष्यवाणी कहता हूं कि मैं बार बार नहीं करता। राम जी क्या अरुणेश साहब सही कह रहे हैं
देखिए, पहली चीज तो ये है कि इतनी बड़ी आबादी सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। अब रहा सवाल बेरोजगार को दूर करने की तरीका क्या है? उद्योग धंधे विकसित हो, विकास देश जाए, अपने आप जो है बेरोजगारी हट जाएगी। अब एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुका है, मुझे मालूम है अगर पद खाली हैं उस पर भी मैं नियुक्ति क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वहाँ आरक्षण का जो प्रोटोकॉल है वो जो है मुझे पालन करना पड़ता है। एक पोस्ट अगर हमने जनरल से भर दी है और SC ST की है, महिला की है, विकलांग की है, तो जब तक वो पोस्ट नहीं भरी जाएगी उसको खाली रखना पड़ेगा। खाली काम कैसे चलेगा? तो समझा से करना पड़ता है। यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमको सोचकर विचार कर देश को जब तक प्रगति को नहीं ले जाएंगे अपने आप अपना। अब हम जो आजकल इस समय हम जो काम कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या कर रहे हैं, हम नौकरी के लिए उनको तैयार नहीं करते, हम उसको इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपना स्टार्टअप बनाकर वो दूसरों को नौकरी दें। यही देश को उन्नति का तरीका है। आज का मतदाता बिल्कुल राम जी, वही बात आ गई है जो स्टार्टिंग में मैंने कहा, उसी से अंत करना पड़ेगा कि आप मछली खाना नहीं, आप मछली पकड़ना सिखाइए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना था। राम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। अरुणेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, जल्दी क्लोजिंग कमेंट करिएगा अरुणेश जी। क्लोजिंग कमेंट में बस 10 सेकंड में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, कोई भी राज्य हो या केंद्र हो, बस सिर्फ 2 चीजों पर ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए करना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए, बाकी जितनी सारी चीजें हैं उन सब में फ्रीबीज बंद होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े। अखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हम बातचीत कर रहे थे वो फ्रीबीज पर कर रहे थे और फ्री की रेवड़ियां पे कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको भी समझना होगा कि आपको अपना भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य कैसा चाहिए, सोच समझ के वोट करिए और नेताओं का चुनाव उसी हिसाब से करिए जो फ्री की रेवड़ियों पर विश्वास न रखते हो, आपके बच्चों का करियर अच्छा बनाने की बात करते हो। मुझे याद दीजिए, कल फिर बात पते की करेंगे। नमस्कार।